हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ। पूरे के पूरे किताब का जितना भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कोई भी गद्यांश नहीं पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैंने गद्यांश आपको बताया है। सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश जितने भी आपकी किताब के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा चांसेज है, उन्हीं को मैंने लिया है। मैंने 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अनसॉल्व पेपर मिलाकर यहाँ पे तब जाके इस वीडियो को बना रहा हूँ। इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो गद्यांश है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है और गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तीनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है अ वाला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहां हमने उत्तर अ वाला लिखा है। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, संदर्भ लिखने का यह तरीका होता है मेरे प्यारों बच्चों। जैसे गद खंड है उसको ब्लैक पेन से लिखे हाईलाइटेड कर दीजिए। मित्रता चैप्टर से लिया गया तो मित्रता को ब्लैक पेन से लिखे, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको लिखे हुए हैं तो उनको भी ब्लैक पेन से लिखे, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। यह है आप लोगों का संदर्भ। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो गद्यांश था मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है आप लोगों का संदर्भ। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बा वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया तो देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक अंडरलाइन किया गया है और इसका हमें क्या बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, व्याख्या हमने बहुत सरल शब्दों में लिख के लेके आया हूं। तो हेडिंग आप डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना प्रारंभ करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं, क्या शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। शुक्ल जी ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर घातक बुखार हो जाता है तो वो बुखार क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार अगर आप बुरी संगति में हो, आपके दोस्त जो है बुरे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपके मन और बुद्धि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद एक प्रश्न और दिया गया था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। प्रश्न क्या था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, युवा पुरुष की जो संगति होगी यदि बुरी होगी तो वो हमेशा आपको अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर संगति आपकी जो फ्रेंडशिप है अच्छी होगी तो हमेशा वो निरंतर उन्नति को अग्रसर करेगी, हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो ये पहला जो गद्यांश है बिल्कुल डिटेल में मैंने समाप्त किया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। इसे आपको किसी कीमत पे आपको तैयार करना पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गद्यांश है जो मैंने अभी कंप्लीट कराया। अब दूसरे गद्यांश की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं। देखिए दूसरा गद्यांश यहां से स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक है। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो।
चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके नीचे यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला अ वाला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा ब वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और स वाला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। 3 प्रश्न है और 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको दिया जाएगा, क्योंकि 6 नंबर के लिए गद्यांश पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम लोग देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में है, आप उत्तर लिखिए और हेडिंग डालिए संदर्भ। जिस प्रकार लिखा हूं एग्जाम में ऐसे लिखना है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो पहला वाला भी मित्रता चैप्टर से ही था, ये दूसरा वाला भी मित्रता चैप्टर से ही है। तो क्लियर हो गया। और जैसे जैसे हाईलाइटेड मैंने किया है, आपको भी हाईलाइटेड कर देना उसी तरह एग्जाम में। यह है संदर्भ लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, चलिए देखते हैं कहां तक अंडरलाइन किया गया है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। 2 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए कोई नहीं, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां समान हो। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 लोगों में मित्रता हो रही है तो दोनों लोगों का स्वभाव एक ही हो, चाहे दोनों लोगों की पसंद एक ही हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। कह रहा है कि भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। उनका कहना है कि भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र व गंभीर व्यक्ति की ओर, उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। कहने का मतलब, उनका ये कहने का मतलब है कि समाज में विविधता देखकर जो निर्धन व्यक्ति होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, वो धनी की ओर आकर्षित होगा। निर्बल जो है मेरे प्यारो जो शक्तिशाली की ओर होगा। विनीत जो है वो नम्र गंभीर व्यक्ति की ओर उत्साही होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। फिर क्या है, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। जाहिर सी बात है कि अगर आप गरीब हैं और धनी लोगों के साथ मित्रता करते हैं कि तो आपको कोई भी कमी होगा तो धनी वाला व्यक्ति जो है आपके फ्रेंडशिप है, आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे स वाला प्रश्न। देखिए स वाला क्या है। चलिए स वाला प्रश्न देखिए, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, इसका भी आंसर हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं, उन्हें जब वो दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे में चंद्रगुप्त जो है अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर जो है मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यह था कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, तो विभिन्नता देखकर। अगर आप कमजोर हैं तो हमेशा आप टैलेंट लोगों का साथ ढूंढेंगे। आप अगर धन में कमजोर हैं तो धनी का साथ ढूंढेंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आदमी जो है आकर्षित होता है, उससे फ्रेंडशिप करता है। क्लियर है। दूसरा भी गद्यांश मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे गद्यांश की तरफ। चलिए देखिए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, यहां से लेकर यहां से तक है। पढ़ते हैं पहले इसको। कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद्यांश है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। अ वाला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और ब वाला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और स में 2 प्रश्न हैं कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। सबको डिटेल में देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ देखेंगे। चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ हेडिंग डालिए, लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब मेरे प्यारों, जो ममता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनको आपको ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन करके हाईलाइटेड कर देना है।
ठीक है, तब जाके एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक व्याख्या करना है रेखांकित अंश की? जहां तक अंडरलाइन किया गया होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दो जगह अंडरलाइन किया गया। एक तो यहां से लेके यहां तक कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये आपका प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हुआ। दूसरा यहां तक है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो दो जगह अंडरलाइन किया गया है। तो पहले हम लोग यहां से लेके यहां तक का व्याख्या देखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश और यह द्वितीय रेखांकित अंश। तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश का व्याख्या देखेंगे। तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे उत्तर का ब, रेखांकित प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग रहेगी हमारी। और लिखेंगे इसमें कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, क्या कहना है, कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह जो है हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा जो है वो दुस्साहस किया है। यह है मेरे प्यारो जो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने का आभूषण से भरा हुआ थाल देखा, अपने पिता के हाथों में जब सोने से भरा हुआ थाल देखा तो आश्चर्य हो गई। वो कह रही है कि पिताजी से कहती हैं ममता कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? ये जो आप धन ले रहे हैं घूस के रूप में, यह भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया है। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है। फिर हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे यहां तक। फेर दीजिए पिताजी में कांप रही उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। एग्जाम में दोनों नहीं आएगा, या तो ऊपर वाला देगा या तो नीचे वाला देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देगा। तो अब देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दिया। लिखेंगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, सुवर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता के शेरशाह उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे। तो थाल में जो सोने का सिक्का था वो ममता के पिता जो थे वो शेरशाह से घूस लिए थे। और वो सोने की जो थाल थी वो ममता की आंखों, उनकी चमक जो है, जो सोने का चमक था वो ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन जो है विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। यह है आपका द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों? चलिए अब स वाला प्रश्न देखेंगे। और स वाला में दो प्रश्न है। पहला वाला है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो पहले इसका आंसर देखेंगे फिर दूसरे वाला का देखेंगे। तो पहले वाला का देखेंगे कि अपने पिता, क्या है, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में, उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और दिया था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इस गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। चलिए उसका आंसर देखेंगे। तो उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे दूसरा वाला देखें। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मियों शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया। क्लियर है? चलिए अब यह गद्यांश भी बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड मैंने समझाते हुए चल रहा हूं कि ताकि आप कभी भूले नहीं इसको, एग्जाम में जब आए तो बिल्कुल आसानी से इसको उत्तर दे पाए आप। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम लोग अगला गद्यांश देखते हैं। चलिए देखिए अब अगला हम लोग गद्यांश देखते हैं। यह गद्यांश भी ममता चैप्टर से ही लिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह संसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। और इसके नीचे भी आपको तीन प्रश्न मिलेंगे। पहला, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ब वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स वाला, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। तीनों का उत्तर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। संदर्भ हम लोग देखेंगे, संदर्भ कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। देखिए ऐसे, सबसे पहले हेडिंग बनाओगे संदर्भ, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ लिखने का तरीका है।
अब आपको तरीका सीख गए होंगे कैसे लिखना है, मेन मेन चीजों को हाईलाइटेड करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। यह है संदर्भ, ममता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, जे शंकर प्रसाद जी हैं, गदखंड से लिया गया है। अब ब वाला प्रश्न, रेखांकित तंज की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाने के बाद लिखिए कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, क्या कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दे दिया था। मतलब मेरा घर बनवाने के लिए एक आदमी को उसने दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रहे कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। यह है मेरे प्यारों जो उसका रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और था कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से, गृह मतलब घर से है, जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे, जिससे व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। यह है चिर विश्राम गृह का आशय। तो यह गद्यांश भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, ऐसे ही लिख के आना है। पूरा डिटेल में मैं लिखा हूं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यार बच्चों। चलिए देखिए अगला गद्यांश क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह गद्यांश भी मित्रता चैप्टर से लिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश मेरे प्यार बच्चों। यह गद्यांश भी आपके मित्रता चैप्टर से लिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, मतलब गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम निराश होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति की निपुणता परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप दो जगह देखोगे तो रेखांकित अंश की व्याख्या दिया होगा, एक यहां से लेकर आपको यहां तक, और एक नीचे यहां से स्टार्ट किया है यहां तक। क्या एग्जाम में दोनों करने हैं? नहीं, दोनों में से कोई एग्जाम में एक ही देगा, या तो ऊपर वाला दे देगा अंडरलाइन करके, या तो नीचे वाला ही देगा आपको। दोनों में से कोई एक ही देगा, लेकिन दोनों देता है, ठीक है। कभी कभी नीचे देता है, कभी कभी ऊपर दे देता है, इसलिए मैं दोनों साथ में ही लेकर उसका व्याख्या आपको बता दूंगा। देखिए नीचे तीन ही प्रश्न उसी तरह रहेंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तीन प्रश्न हैं। सबसे पहले हम पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। देखिए सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह है संदर्भ लिखने का तरीका। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते आए हो इसी तरह लिखना है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक, कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वे अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। यहां से लेके आप पहले इसका व्याख्या देखेंगे। तो देखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे क्या कि
आचार्य शुक्ल जी का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, क्या कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारे शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। औसत मतलब दवाइयाँ, जिस प्रकार अच्छी दवाइयाँ हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाकर हमें स्वस्थ बनाती हैं, उसी प्रकार जो विश्वसनीय मित्र होता है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छी विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा और हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। उनमें किसी तरह की कभी उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। ठीक है। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे और गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमें उसे हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी, कभी भी हम अपने लक्ष्य के प्रति निराश हो जाएंगे, तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या करेगा, उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे वह हम सुविधा और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। क्लियर है? पूरा डिटेल में मैंने उसका व्याख्या बता दी, इसकी शॉर्ट ले लो, पूरा का पूरा दिख रहा है। इसके बाद हम द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे करेंगे। द्वितीय रेखांकित का मतलब मैं उसको दिखा देता हूं। अब यहां से लेके यहां तक का व्याख्या करेंगे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य कोमलता होती है। ऐसी मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इसका हमें व्याख्या बताना है, तो देखिए व्याख्या किस प्रकार बताएंगे। सबसे पहले डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वेद पहले वेद होते थे ना, दवाइयां जो देते थे, तो जिस तरह कुशल वेद नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। और जिस प्रकार अच्छी माता जो है धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर, मतलब गलत रास्ते से हटाकर स्नेह के साथ, प्रेम के साथ सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर वे हमें विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है, सवाल उसको देख लेते हैं। क्या है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग। इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ाएंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे, सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, निरुत्साहित होने पर उन्हें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। क्लियर है? ये प्रश्न भी मैंने क्लियर करा दिया। अब मेरे प्यार जो अगला गद्यांश देखेंगे, ठीक है। अगला गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों चो, चलिए उसको देखते हैं। ये जो गद्यांश है अजंता चैप्टर से लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें जो है उमग उठी, पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। यह है गद्यांश और इसके नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है पहले पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर देना है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे इस गद्यांश का। तो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम चली गया होगा। संदर्भ हेडिंग डालना है, इस तरह लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो अजंता चैप्टर से लिया गया मेरे प्यार बच्चों, और इसके जो लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यह है संदर्भ। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। कहां तक है मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि जहां
खंभों पर, यहां पे लिखेंगे, यहां तक अंडरलाइन है, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छत रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। लिखेंगे व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, कैसे? रेखांकित अंश की व्याख्या आगे डाल लीजिएगा। लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है, क्या लेखक कहते हैं कि गुफा की भीतरे दीवारों को, छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। जो गुफाओं की जो अंदर की दीवार थी उसको रगड़ कर बिल्कुल साफ सुथरा करके उसे चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उसके बाद क्या किया गया कि उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। यह है व्याख्या उसका। एक और प्रश्न था, रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो गया। इसके बाद पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो स वाला लिखेंगे, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारें, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। कंप्लीट हो गया अभी। अब अगला गद्यांश देखेंगे। अगला गद्यांश भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। यह है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ब वाला है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। सवाल आए, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा हमें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला गद्यांश, अरे पहला इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। पहला प्रश्न अ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो अ वाला हेडिंग डालिए, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यह है संदर्भ। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। ब वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। तो कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। इसका हमें व्याख्या बताना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, में हेडिंग करेंगे, लिखेंगे कि भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता क्या करता है, प्रदान करता है। यह है उसका व्याख्या। एक प्रश्न और था कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ देखेंगे। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जो है वो जल के कारण आज भी कायम है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। अब मेरे प्यार बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने गद्यांश मैंने बताया आप तैयार कर लेते हो तो गद्यांश में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सारे के सारे गद्यांश करके चले आओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने आज की इस क्लास में मैंने बताया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।